तो आज का वीडियो नंबर 11वां होने वाला है। इससे पहले 10 तक वीडियो हम लोग कर चुके हैं चारों सब्जेक्ट में, ठीक है। 10वां नंबर का सीरीज फर्स्ट ईयर के लिए समाप्त हो चुका है। अब 11वां सीरीज चलेगा। यहाँ से आपका 11वां नंबर का वीडियो सभी सब्जेक्ट का इस सप्ताह में आएगा, ठीक है। तो आज है मंडे, आज हम लोग बायो साइंस देखेंगे। पहला होता है बायो साइंस। बायो साइंस में आपको पता है 2 पार्ट पढ़ना है, एनाटोमी, ठीक है, और फिजियोलॉजी एक पार्ट है, और दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट ए है, पार्ट बी है, ठीक है। बायो साइंस के अंदर पहला सब्जेक्ट बायो साइंस ही होता है। तो हम लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं कि आपका आगामी जैसे ही लगभग अप्रैल आने लगता है, एग्ज़ाम सभी जगह शुरू हो जाता है। तो अभी जैसे 24 से 25 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अप्रैल से एग्ज़ाम सभी जगह शुरू हो जाएगा। मार्च से ही अब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो लगभग मार्च तक हम लोग का सिलेबस समाप्त भी हो जाएगा। तो आप लोग कंप्लीट जो है पढ़ाई कीजिए एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, और श्वसन की क्रिया विधि को भी देखेंगे, ठीक है। अच्छे से ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, शेयर कीजिए तो फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलिए, पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं, इसके परिचय समझते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तंत्र का मतलब एक जाल, एक कनेक्टिविटी, जो अलग अलग अंग बनकर एक सिस्टम बनाता है। जो जिस सिस्टम का काम है, सारा ऑर्गेन उस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, जो उस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे श्वसन तंत्र है, तो श्वसन के काम में जो जो ऑर्गेन भूमिका निभाता है, वह सब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है और एक जाल, एक तंत्र बनाता है, ठीक है। तो परिचय, इंट्रोडक्शन देखिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम शरीर का वह तंत्र है जो ऑक्सीजन को शरीर में लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अब ये ऑक्सीजन ले जाना, बाहर निकालना, ये ऑक्सीजन ले जाना और फिर बाहर निकालना, इतने ही 2 प्रोसेस में बहुत सारे अंग इन्वॉल्व होते हैं। तो वे सारे अंग जो श्वसन की काम में भूमिका निभाते हैं, अपना भूमिका निभाते हैं श्वसन में, उन वही सारे ऑर्गेन के सम्मिलित रूप से जो एक तंत्र बनता है, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जो ऑक्सीजन शरीर में लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसमें सम्मिलित वे सारे अंग जो श्वसन के कार्यों में भूमिका निभाते हैं, वो सब श्वसन तंत्र का मिलकर निर्माण करता है, ठीक है। यही श्वसन तंत्र होता है। इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या पल्मोनरी सिस्टम भी कहते हैं। इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या पल्मोनरी सिस्टम भी कहते हैं। बात समझ गए? तो ये हो गया इसका लमसम परिचय, इंट्रोडक्शन। अब आगे है रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, श्वसन तंत्र का क्या काम है। तो श्वसन तंत्र का काम है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी गैसों का विनिमय करना। जैसे ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, तो ये गैसों का आदान प्रदान पहला काम। दूसरा काम होता है शरीर के पीएच को नियंत्रण करना। रेस्पिरेटरी तंत्र का काम है कि हमारे बॉडी में जो पीएच है उसको संतुलन बना के रखना, ठीक है। तो ये शरीर के पीएच मान को भी संतुलन बना के रखता है। ध्वनि उत्पन्न करना, फोनेशन, ठीक है ना, इसका काम है ध्वनि उत्पन्न करना। शरीर पर तापमान नियंत्रण करने में सहायता करना। सूंघने की क्षमता, ऑल्फैक्शन, यह सूंघने की क्षमता को भी जो है एहसास दिलाता है। जैसे हम लोग गंध कहाँ से, नाक के द्वारा ही लेते हैं ना, तो नाक से श्वसन के काम तो शुरू ही होता है और नाक से सूंघने का भी काम करते हैं। तो ये सूंघने की क्षमता, शरीर के तापमान को नियंत्रण करना, ध्वनि उत्पन्न करना, शरीर में पीएच नियंत्रण करना, गैसों का विनिमय करना, ये सब काम जो है श्वसन तंत्र का होता है, ठीक है। तो ये सब इसका परिचय हुआ। अब आगे बढ़ी। जब आप आगे बढ़ते हैं तो श्वसन तंत्र के मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है जो ऊपर के भाग में बांटा गया है, जिसे हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी ऊपरी श्वसन नली। तो इसमें ऊपरी श्वसन नली में वे सारे ऑर्गेन हैं जो ऊपरी श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्सा में होते हैं। तो जैसे नाक,
नाक जो है ऊपरी श्वसन तंत्र का अंग है। सबसे फर्स्ट ऑर्गेन अगर पूछे कि श्वसन तंत्र का कौन सा है तो वो नाक ही है। प्रथम बार जब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन वायु के द्वारा अंदर जाता है और वह वायु प्रवेश कहाँ करता है, नाक के द्वारा ही। तो प्रथम जो ऑर्गेन होगा वह नाक होगा और यह अपर ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा होगा। ठीक है, तो नाक का क्या काम है भाई? नाक का काम होता है वायु का प्रवेश कराना, प्रवेश द्वार होता है, हवा को गर्म साफ और नम करना। ठीक है, नाक में चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो नाक का काम है कि अगर कोई सूक्ष्म हवा हम श्वसन किए तो कोई सूक्ष्म जीव उसमें मौजूद है तो उसको अपने चिपचिपे म्यूकस में चिपका लेता है और वह श्वसन के जरिए अंदर जाने से रोकता है। धूल कण को भी क्या करता है, अपने चिपचिपे पदार्थ म्यूकस में चिपका लेता है, जिससे वायु जो होता है वह अंदर थोड़ा स्वच्छ होकर जाता है। तो ये क्या करता है, वायु को साफ भी करता है, नम भी करता है और हवा को गर्म भी करता है। ठीक है, नाक के अंदर नजल कैविटी और टर्बिनेट होते हैं। नाक के अंदर नजल कैविटी आपको पता होगा, नासापट जो होता है नाक के बिचला हिस्सा में जो होता है, जो इधर भी बांटता है और इधर भी बांटता है। बीच में जो आपका दीवार होता है इसे नजल जो है हम लोग नासापट कहते हैं, नजल वाल बोलते हैं। जो भित्ति होता है दोनों साइड जो है बांटने का काम करता है। ठीक है, और ये जो एक होता है, एक छिद्र वाला एक कैविटी और एक कैविटी होता है। ठीक है, तो ये नजल कैविटी होता है, टर्बिनेट इसमें आपका होता है। तो नाक के बारे में लिख दीजिएगा कि यह वायु का प्रवेश का प्रथम, यह श्वसन तंत्र का प्रथम मार्ग होता है और यहीं से वायु अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करता है। इसमें जो है सूक्ष्म जीवों को चिपकाने का अपने अंदर और साथ में दूषित वायु को साफ करने की क्षमता होती है। इसमें जो म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ, वह सूक्ष्म जीवों को या डस्ट को अपने अंदर चिपका कर वायु को साफ करता है। ठीक है, इसके अंदर नजल कैविटी होता है, एक नासापट होता है जो नजल कैविटी को विभाजित करता है। तो ये सब नाक के बारे में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे आप लोग नजल कैविटी देखे हैं। नजल कैविटी जिसे नासिका गुहा कहते हैं, म्यूकस और नाक के बाल, ठीक है ना, म्यूकस और नाक के बाल जो होता है धूल व सूक्ष्म कणों को रोकते हैं। ये नजल कैविटी में ही रोम होता है, बाल होता है। आप लोग नाक में देखे ना, छोटा छोटा बाल होता है, उसी में चिपचिपा सा जो है आपको पदार्थ होता है। तो चिपचिपा पदार्थ बेसिकली शरीर के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो जो है सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म कणों को, धूल कणों को अपने अंदर रोकता है यह म्यूकस। ठीक है, जो कहाँ होता है, दोनों नजल कैविटी में होता है। ठीक है, एक क्या करता है, नजल कैविटी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, यह सूंघने वाले चीज़ों को स्मेल के रूप में अपने अंदर लेता है। ठीक है ना, तो नजल कैविटी आप लोग को ध्यान में रखना है, दूसरा ऑर्गेन है। तीसरा होता है फेरिंग्स ग्रसनी। ठीक है, यह तीसरा भाग होता है नोजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स। देखिए एक ग्रसनी जो होता है ना, यह ग्रसनी भोजन में भी भूमिका निभाता है, यह पाचन तंत्र में भी होता है। तो यही एक ऐसा ऑर्गेन है जो श्वसन तंत्र में भी कॉमन है और पाचन तंत्र में भी होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है वह कौन सा अंग है जो श्वसन तंत्र में भी मौजूद होता है और वह जो है पाचन तंत्र में भी मौजूद होता है। तो यही फेरिंग्स होता है। नोजोफेरिंग्स वह होता है जो नाक से अटैच होता है, जो श्वसन के लिए काम करता है। ओरोफेरिंग्स वो होता है जो मुंह से कनेक्ट होता है, जो भोजन नली के जरिए भोजन में प्रवेश करता है, तो वो ओरोफेरिंग्स होता है। और नोजोफेरिंग्स नाक से कनेक्ट होता है, जो हवा को ले जाकर आपके फेफड़ा तक पहुंचाता है। बात समझ गए? तो ये जो फेरिंग्स होता है ना, यह एक प्रकार से यूँ कहा जाए तो यह चौराहा का काम करता है। चौराहा मीन्स कहा जाए तो ऊपर नाक से भी आ रहा है, इधर मुंह से भी चीज़ें जा रहा है और यहीं पर आपका जो है फेरिंग्स होता है, जो फेरिंग्स इससे भी कनेक्ट है और जो फेरिंग्स इससे भी कनेक्ट होता है। तो दोनों चौराहा के काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये फेरिंग्स हो गया। हवा और भोजन का साझा रास्ता है लेकिन अलग अलग दिशा में जाता है। ठीक है, जो मुंह में खुलता है वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, और जो
इसे मुख ग्रसनी बोलते हैं, और जो नाक से खुलता है उसे नोजोगैरिक्स बोलते हैं। और लैरिंजोफेरिंक्स होता है जो स्वर का क्या करता है, आवाज़ निकलता है जहाँ से। तो ये फेरिंग्स का काम चौराहा कनेक्टिविटी का काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो है अपन वो है लैरिंग्स स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स। आवाज़ बनाने का कार्य यही लैरिंग्स करता है। एपिग्लोटस भोजन को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स इसे स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यह आवाज़ बनाने के काम करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स तो एक चौराहा, मुंह के साइड भी नली है इसका श्वसन के जरिए, नाक के साइड भी इसका कनेक्टिविटी है। तो जब श्वसन लेते रहते हैं और भोजन करते रहते हैं तो उस समय ये एपिग्लूटस होता है। एपिग्लूटस क्या करता है कि श्वसन नली को साइड से जो है बंद कर देता है, और हम भोजन करते हैं तो भोजन वाले नली को खोल देता है ताकि भोजन सीधा भोजन के नली में चले जाए, श्वसन के साइड ना जाए। ठीक है, तो एपिग्लूटस का काम होता है कि श्वसन वाले एरिया ट्रेकिया को भोजन को ट्रेकिया में जाने से रोकना, या जो हवा है श्वसन के जरिए जो हवा है वह हवा जो है पेट में ना जाए, इसके लिए ट्रेकिया से बंद करके रखता है कि ना हवा पेट में जाए और ना भोजन श्वसन के जरिए फेफड़ा में जाए। ठीक है, तो ये एपिग्लूटस का काम होता है। तो 4 ऑर्गन मैंने आपको बताया, नाक बताया, नजल कैविटी बताया, फेरिंग्स बताया, ठीक है, लैरिंग्स बताया। ये सब ऊपरी श्वसन तंत्र के हिस्सा है, वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब हम आते हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। लोअर कहा जाए तो निम्न श्वसन नली, यानी निचले का स्तर का श्वसन नली। तो इसमें होता है ट्रेकिया। ठीक है, इसमें होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है यह आपके लैरिंग्स से जुड़ा होता है। ठीक है ना, लैरिंग्स के बाद सीधा ट्रेकिया ही होता है। तो ये ट्रेकिया 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। ठीक है, जो एक छल्ला युक्त होता है, वलय युक्त होता है। समझ गए ना, वलय युक्त कहा जाए तो रिंग के समान जो है यह इसकी संरचना होती है। ठीक है, सी आकार के कार्टिलेज रिंग, नहीं बताया, रिंग नली को गिरने नहीं देता है। ठीक है ना, यह सी आकार का, यह पूर्ण रूप से सीधा नहीं होता है, यह जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपके होते हैं। सी आकार के यह कार्टिलेज उपास्थि रिंग से बना होता है। ठीक है, 2 ब्रांचेज में विभाजित होता है। ये ट्रेकिया आगे चलकर नीचे 2 ब्रांचेज में विभाजित होता है। लेफ्ट और राइट फेफड़ा में खुलता है, जिसे ब्रोंकी बोलते हैं। तो ट्रेकिया आगे चलकर 2 ब्रोंकी में विभाजित होता है, एक राइट साइड के फेफड़ा में और एक लेफ्ट साइड के फेफड़ा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे जब मैं बढ़ूँ तो ब्रोंकिया, जिसे श्वास नलिकाएँ बोलते हैं, चूँकि ट्रेकिया श्वास नली होता है, और जब 2 अलग अलग नली विभाजित हो जाता है तो ये श्वास नलिकाएँ ब्रोंकी बन जाता है ट्रेकिया आगे चलकर। ठीक है, राइट ब्रोंकस चौड़ा, छोटा और सीधा होता है। लंग में जाने के बाद ब्रोंकी ब्रोंकियल्स में बदल जाते हैं। अब ए जो ट्रेकिया हुआ श्वसन नली, ए बन गया ब्रोंकी, 2 अलग अलग विभाजित होकर श्वास नलिकाएं बन गया, ब्रोंकी बन गया। अब ये ब्रोंकी दोनों फेफड़ा में, ठीक है ना, दोनों फेफड़ा में बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में परिवर्तन हो जाता है, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाता है। तो ये ब्रोंकी जो है, 2 ए ब्रोंकी फेफड़ा के अंदर बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में बदल जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे श्वास के नली ही होते हैं इसके अंदर। ओके, आगे है अब तीसरा जो है ब्रोंकियोल्स, जो मैंने आपको बताया, यह सूक्ष्म श्वास नलिकाएं होते हैं, छोटे छोटे नलियां होती है, इनमें कार्टिलेज नहीं होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज किस में होता है, ट्रेकिया में, मैंने बताया। अंत में एल्वोलर डक्ट्स बनते हैं। अब ये जो आपका ब्रोंकियोल्स है, पहले ट्रेकिया है, फिर 2 फेफड़ा में बट गया ब्रोंकी। ठीक है, ये ब्रोंकी दोनों फेफड़ा को में बटने के बाद होता यह है कि इसमें बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में परिवर्तन हो जाता है, बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में। अब ये ब्रोंकियोल्स क्या होता है, इस सभी ब्रोंकियोल्स में जो है एल्वोलीर लगा होता है, जिसे एल्वोली बोलते हैं, वायु कोष्ठक। इसमें अंगूर के गुच्छा के समान छोटे छोटे एल्वोली लगे होते हैं, सब में वायु भरे होते हैं। ठीक है ना, तो यही एल्वोलर डक्ट्स में बन जाते हैं। अब आगे छोटे छोटे मैंने गुच्छा जो बताया, वायु कोष, यह गैसों का विनिमय यही होता है। ठीक है ना, गैसों का विनिमय यही होता है, इसी वायु में आता है, हवा भरता है,
एक प्रकार के सेल टाइप 1 गैस एक्सचेंज करता है, दूसरा प्रकार का सेल टाइप 2 यह सरफेक्टेंट बनाते हैं, ठीक है ना। पांचवा जो इसमें ऑर्गेन होता है वह होता है लंग्स, फेफड़ा। 2 फेफड़े होते हैं, ठीक है। 3 में राइट वाला फेफड़ा में 3 लोब होते हैं, जो कि राइट वाले फेफड़ा में 2 लोब्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि राइट फेफड़े में कितने लोब होंगे, तो 3 लोब, राइट दाहिने में ज़्यादा और लेफ्ट में कम यानी 2 होता है। ओके। प्लूरा नामक 2 परतें से ढके होते हैं। जो फेफड़ा होता है यह एक लेयर से ढका होता है जिसे प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 परत से ढका होता है, एक विस्केरल प्लूरा और एक पेराइटल प्लूरा। 2 प्लूरा से ढका होता है। प्लूरा एक प्रकार से आवरण होता है, इनके बीच प्लूरल फ्लूइड घर्षण कम करता है। अब ये जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा के साइड से प्लूरा होता है, इसमें हल्का सा द्रव होता है। ये द्रव क्या करता है, ये फ्लूइड क्या करता है, घर्षण कम करता है। जब ज़्यादा तरल भर जाता है तो उसी को प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, जो कि एक समस्या होती है। तो ये 5 अंग यहाँ पे मैंने आपको लोअर वाला में बताया। छठा एक मांसपेशी भी इसमें भूमिका निभाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोम के आकृति का डायफ्राम मसल्स होता है। ये डायफ्राम मसल दोनों लंग्स को सपोर्ट करता है फेफड़ा में, ठीक है। फेफड़ा को सपोर्ट करता है, आपको गैस को छोड़ने में और गैस को अंदर लेने में मदद करता है। जब गैस ले रहे होते हैं तो फेफड़ा नीचे की तरफ आता है, ठीक है। जब गैस छोड़ना होता है तो ये फेफड़ा क्या करता है, पुश करता है आपको बाहर छोड़ने के लिए गैस को। तो इस प्रकार से आपका ये फेफड़ा में डायफ्राम मसल्स का काम होता है। तो ये होगा। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। कुल मिला के श्वसन की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, आपसे एग्जाम में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी पूछेगा, तो चित्र बनाकर आपको गैसों का आदान प्रदान समझाना पड़ेगा और दोनों प्रक्रियाओं को लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, श्वसन की जो क्रिया है, इसमें 2 मैकेनिज्म शामिल होता है। पहला तो इंस्पायरेशन होता है। इंस्पायरेशन को श्वास लेना बोलते हैं, ठीक है ना। इन मतलब अंदर, ठीक है, अंदर लेना, श्वास लेना। तो श्वास लेना इंस्पायरेशन। देख लीजिए, डायफ्राम नीचे की ओर चलता है। इसमें होता यह है, मैंने अभी बताया कि डायफ्राम ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है। तो जब हम श्वास नीचे लेते हैं, श्वास खींचेंगे तो फेफड़ा फैलेगा, फेफड़ा नीचे दबाव डालेगा डायफ्राम पर, तो डायफ्राम नीचे की ओर चलता है, ठीक है, नीचे की ओर झुकता है। रिब कैवेज ऊपर बाहर की ओर फैलता है। अब जब हम श्वसन ले रहे हैं तो उसमें वायु भर रहा है, ठीक है। तो वायु भरेगा, फेफड़ा फूलेगा, तो जो रिब्स कैवेज फेफड़ा को ढका हुआ है चारों साइड से पसली, वह भी फैलेगा, ऊपर नीचे होगा। तो सब जो है बदलता रहता है। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है ना। जो थोरैटिक कैविटी है, श्वसन लेने पर चूँकि वायु हम अंदर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ता है थोरैटिक कैविटी का। लंग में निगेटिव प्रेशर, हवा अंदर जाती है। लंग में निगेटिव प्रेशर लगता है और उससे हवा जो है अंदर की तरफ जाती है। तो बेसिकली इंस्पायरेशन में श्वास लेना अंदर की तरफ, अंदर कैसे लेते हैं, तो श्वास लेने में आपका जो डायफ्राम मसल्स होता है यह नीचे की तरफ झुकता है, जिससे फेफड़ा को स्पेस मिल पाता है अत्यधिक, और इसमें जो है वायु आता है। जब इसमें वायु आता है श्वासन लेने में, तो जो रिब्स कैवेज होता है वो भी बढ़ता है, उसका भी स्पेस बढ़ता है, तो वो भी जो है ऊपर और बाहर की ओर फैलता है, रिब्स कैवेज भी। आप लोग देखते होइएगा कि जब ऑक्सीजन आप लेते हैं तो आपका जो चेस्ट होता है वो भले ही आपको नहीं महसूस होता हो, लेकिन अंदर से वो फैलता है, ठीक है। रिब्स कैवेज भी बाहर और ऊपर की ओर फैलता है। वहीं पे थोरैटिक कैविटी का जो अंदर वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम भी जो है आपका बढ़ जाता है, क्योंकि हवा उसमें प्रवेश कर चुका है। और लंग्स में निगेटिव प्रेशर लगता है, जिससे हवा अंदर की ओर जाती है लंग्स में, ठीक है। तो ये हो गया श्वसन लेने की क्रिया, श्वसन कैसे हमारा अंदर होता है, कैसे हवा अंदर जाता है, ठीक है। तो ये इंस्पायरेशन में इसको डिटेल से लिखेंगे कि हवा को जब श्वसन लिया जाता है तो नाक के द्वारा हवा अंदर में आता है, फिर डायफ्राम नीचे की तरफ झुकता है, जिससे फेफड़ा में दबाव जो है क्या होता है, कम लगता है, जिससे फेफड़ा में वायु प्रवेश करता है। और फेफड़ा के वॉल्यूम बढ़ने के साथ थोरैटिक कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ता है, और उससे क्या होता है कि जो रिब्स है,
रिब्स कैबेज जो है वो रिब्स कैबेज आपका ऊपर और बाहर की ओर फैलता है, जिससे फेफड़ा को स्पेस मिलता है और उसमें जो है पूरे हवा भर पाता है। ठीक है, लंग्स में निगेटिव प्रेशर लगता है जिससे हवा अंदर जाती है। तो ये हो गया इंस्पायरेशन, अंदर लेने की कहानी, कैसे लेता है ऑक्सीजन को या हवा को। अब बात करते हैं छोड़ने की, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब इन मतलब अंदर लेना। अब हम बात करेंगे एक्सपायरेशन, श्वास छोड़ना। तो अब लेने के लिए तो हम ले लिए, सारा चीज़ वॉल्यूम बढ़ गया, वहाँ पे रिब्स कैबेज भी ऊपर बाहर की ओर बढ़ा, ठीक है, डायफ्राम नीचे गया। लेकिन अब श्वास छोड़ेंगे, तो श्वास जब छोड़ना होता है तो जो ये डायफ्राम नीचे की ओर जा रहा होता है लेने में श्वास, तो अब ये ऊपर की तरफ प्रेशर देता है, लंग्स को ऊपर की तरफ प्रेशर देता है डायफ्राम श्वसन छोड़ने के लिए, हवा निकालने के लिए डायफ्राम पुश करता है आपको मसल लंग्स को, डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, मैंने जो अभी बताया ये डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है और लंग्स को क्या करता है, नीचे से पुश करता है। ठीक है, जिससे लंग्स पर दबाव लेता है और लंग्स के अंदर जो उपस्थित हवा है वो बाहर रिलीज करता है। रिब्स कैबेज नीचे अंदर की ओर आता है। जो रिब्स कैबेज श्वसन लेने में बाहर की ओर और ऊपर की ओर फूलता है, अब रिब्स कैबेज नीचे की ओर आता है और अंदर की ओर जो है फेफड़े को क्या करता है, दबाता है, प्रेस करता है, ताकि उसके अंदर जो भी हवा है वो बाहर निकल सके। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम कम होता है क्योंकि आप श्वसन ले नहीं रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो नीचे से जो हवा है वो बाहर निकल रहा है, तो आयतन तो घटेगा ही घटेगा। तो थोरेसिक कैविटी में आयतन कम होता है। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर लगता है हवा बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सपायरेशन होता है, जहाँ पे डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, फेफड़ों में दबाव डालता है और फेफड़ा में दबाव डालने के कारण रिब्स कैबेज अंदर की ओर और नीचे की ओर जाता है, जिससे हवा बाहर की ओर निकल पाता है। ठीक है, रिलीज होता है फेफड़ा से और बाहर निकल पाता है, श्वसन छोड़ पाता है व्यक्ति। और जब श्वसन छोड़ता है व्यक्ति, हवा रिलीज होता है, तो थोरेसिक वॉल्यूम भी कम जाता है और कमने से पॉजिटिव प्रेशर लगता है और हवा बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया श्वास छोड़ने की प्रक्रिया। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल जो ब्रीदिंग होता है एक पैसिव प्रोसेस है, पर जबरन सांस छोड़ना एक्टिव प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग पैसिव प्रोसेस होता है, जबकि जबरन सांस छोड़ते हैं वह एक एक्टिव प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से मैंने इसकी मैकेनिज्म को भी आपको बता दिया और इसके तंत्र को भी बता दिया। अब फिगर के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये है आपका फिगर, देख लीजिए। अब ये पूरे पिक्चर के माध्यम से आप पूरे मैकेनिज्म को भी समझ सकते हैं और पूरे जो है आप इसके श्वसन तंत्र को भी समझ सकते हैं। पहले देखिए, श्वसन तंत्र में मैंने कौन कौन से अंग बताया, ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा। तो ऊपरी हिस्सा में कौन कौन होता है, नाक होता है, मुंह होता है, ठीक है, लैरिंग्स होता है और ट्रेकिया होता है, जिसे विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब ऊपरी अंग हो गया। इसमें फेरिंग्स भी होता है, समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँ निचली अंग में, तो निचली अंग में आपका ट्रेकिया आ जाता है। ठीक है ना, निचली अंग में ट्रेकिया है, ब्रोंकी है, यही ब्रोंकी देख लीजिए, ये ट्रेकिया है, जो छल्ला वाला वाइट वाइट देख रहे हैं ट्रेकिया है। अब ये ट्रेकिया दोनों में फेफड़ा में चला जाता है तो ये ब्रोंकी बन जाता है। ठीक है, अब ये ब्रोंकी, ये देखिए, ये जो व्हाइट वाला ब्रोंकी है अलग अलग कितना छोटा छोटा जाल सा बना हुआ है, तो ये ब्रोंकियल्स हो जाता है। ठीक है, अब यही ब्रोंकियल, सभी ब्रोंकियल्स में अंगूर के गुच्छा के समान एल्वोली लगा होता है, जिसमें हवा भरता है, तो एल्वोली होता है। बाकी आपको पता है कि ये दोनों लंग्स है। ठीक है, लंग्स है, मैंने बताया राइट में 3 लोब होता है, लेफ्ट में 2 लोब होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका ये डायफ्राम मसल्स है। क्या है, डायफ्राम मसल्स है, जो फेफड़ा को क्या करता है, श्वसन अगर लेना हो तो क्या होता है, नीचे आता है ये डायफ्राम, अगर छोड़ना हो तो इसको पुश करता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है और ये पूरे एरिया को कवर किया रहता है, फेफड़े के एरिया को रिब्स जो है कवर करके रखता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया आपका। उस चित्र में अगर नहीं समझ में आता है तो इस चित्र के माध्यम से देख लीजिए। ये नाक है आपका, ठीक है, नाक यहाँ पे आया,
नाक आया। अब मैंने आपको क्या बताया, फेरिंग्स एक क्या करता है, चौराहा का काम करता है। यह मुंह वाले एरिया से भी कनेक्ट होता है और नाक वाले एरिया से भी कनेक्ट होता है। तो जो मुंह वाले एरिया से कनेक्ट होता है ओरोफेरिंग्स, जो नाक वाले एरिया से कनेक्ट होता है उसे नोजोफेरिंग्स बोलते हैं। लेकिन इसके दोनों के कनेक्ट के बीच में एक आपका एपिग्लोटस होता है। यह एपिग्लोटस निर्णय करता है कि भोजन को किधर भेजना है और श्वसन नली हवा को कहाँ भेजना है। ठीक है, एपिग्लोटस रास्ता को बंद करता है, बांटता है कि भोजन को भोजन साइड जाए और हवा हवा साइड आ जाए। ठीक है, एपिग्लोटस का काम वही होता है। उसके बाद फेरिंग्स तो समझ गए। अब यहाँ पे आता है फेरिंग्स से ठीक नीचे कनेक्ट होता है लैरिंग्स। ठीक है ना। अब लैरिंग्स से नीचे होता है सब छालायुक्त ट्रेकिया होता है। अब ट्रेकिया आगे चलकर दो ब्रोंकी में बढ़ जाता है। क्या चीज़, दो ब्रोंकी में बढ़ जाता है, समझ गए। अब ये ब्रोंकी दो ब्रोंकी में बंटने के बाद ये ब्रोंकिया बहुत सारे एल्वोली में ब्रोंकियोल्स में बदल जाता है। और ये जो छोटे छोटे गोल गोल आप जो संरचना देख रहे हैं ये सब एल्वोली है। ठीक है, और ये फेफड़ा के जो साइड से आप ये देख रहे हैं, फेफड़ा के साइड से देख रहे हैं, ये आपका पुलरा है। ठीक है, जो फेफड़ा के ढकने का काम करता है। नीचे से ये आपका डायफ्राम मसल्स होता है। ओके, और ये जो रिब्स जो देख रहे हैं, तो ये रिब्स तो आपका हड्डी नुमा संरचना होता है, पसली जिसे बोलते हैं। तो ये तो लचीला होता है इसीलिए फूलता है ऊपर की ओर नीचे की ओर जब फेफड़ा लेते हैं, श्वसन लेते हैं तो ये रिब्स हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे समाप्त होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम।